नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम यहाँ पे जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है उसका हम लोग आज सेट नंबर 2 देखेंगे, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में चलाया जा रहा है। आप लोग अगर देना चाहते हैं तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इसको देना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए, इस सेट का हम लोग आज यहाँ पे दूसरा सेट हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। तो दूसरे सेट में हम लोग आज यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें 100 प्रश्न शामिल किए गए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और यह जो सेट है सेट नंबर दूसरा है, जो कि ज्ञान बिंदु के द्वारा तैयार किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यहाँ पे हम लोग आज का इस सेट का पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि जो कालीबंगन है किस नदी के किनारे स्थित है। जो कालीबंगा है वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा की अगर हम बात करें तो जो कालीबंगा है यह राजस्थान में है, हड़प्पा स्थल, और यह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, घग्गर नदी के किनारे। और इसमें आप लोग बताइएगा कि आपने 100 में से कितना प्रश्न सही किया है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। तो गौतम बुद्ध के जो जीवन से जो संबंधित एक घटना थी गृह त्याग, यह इसका जो प्रतीक चिन्ह था वह क्या था। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह था यह इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, घोड़ा। और इनका जो जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चोल वंश के किस शासक ने गंगई चोल की उपाधि धारण की। यानी चोल वंश का कौन शासक था जिसने गंगई चोल की उपाधि धारण की। तो चोल वंश का जो संस्थापक था वह विजयालय थे। और इनका जो एक महान शासक हुए जिन्होंने गंगई कोंड चोलपुरम एक शहर बसाया, और यह इन्होंने गंगई कोड चोल की उपाधि धारण की। तो ये जो थे राजेंद्र प्रथम थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रथम ने ही गंगई कोड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश का स्थापना किया था, और इन्होंने संत विद्यारण्य की आशीर्वाद प्राप्त कर अपने पिता संगम के नाम पर ही इन्होंने अपने वंश का नाम संगम वंश रखा था। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था। तो यानी शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे उनके बारे में बताना है। तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो उनका आचरण किसका प्रभाव पड़ा था, तो ये हो जाएगा गुरु रामदास का। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी। तो जो पुर्तगाली थे इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी। तो इन्होंने पहली अपनी व्यापारिक कोठी जो है केरल के कोचीन में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी। यानी लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना है यह 1823 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले जो प्रथम भारतीय थे ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वे चुनाव हार गए थे, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का जो चुनाव है वह जीतने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो संस्थापक थे वे कौन थे। तो जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन है इसके जो संस्थापक थे NM जोशी थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, NM जोशी। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष
कौन थी? यानी भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी जो प्रथम महिला जो अध्यक्ष है यह श्रीमती एनी बेसेंट को बनाया गया था और इन्होंने 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और वहीं हम लोग प्रथम भारतीय महिला की बात करें जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, यह सरोजिनी नायडू बनी थी और इन्होंने जो है 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। और वहीं तीसरी जो महिला थी वे नलिनी सेनगुप्ता थी, इन्होंने 1933 में जो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 11 नंबर कि फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो जो सेडान का युद्ध है यह फ्रांस और प्रसा के बीच लड़ा गया था और यह युद्ध कब हुआ था इसके बारे में बताना है। तो यह जो युद्ध है 15 जुलाई 1870 को लड़ा गया था, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? यानी जर्मन भाषा में जो है बाइबिल का अनुवाद किसने किया था इसके बारे में बताना है। तो जो जर्मन भाषा में बाइबिल का जो अनुवाद है यह किसके द्वारा किया गया था? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? बाइबिल का जो है अनुवाद जर्मन भाषा में मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 13 नंबर, एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? तो जो एस्टोनिया की राजधानी है वह कहाँ है? तो जो एस्टोनिया की जो राजधानी है वह ताल्लीन है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ताल्लीन इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? तो जो नागासाकी है यह किस द्वीप पर स्थित है? तो जो नागासाकी है यह क्यूशू द्वीप पर स्थित है। यहाँ पे जो जापान है वह 4 द्वीपों में विभाजित है। पहला है होन्शु द्वीप जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, उसके बाद क्यूशू, क्यूशू के बाद हिडेको, हिडेको के बाद एक शिकोकू, इसको याद रखिएगा, शिकोकू, शिकोकू ये भी जापान का ही एक द्वीप है, इसको याद रखिएगा। 4 द्वीप में बटा हुआ है जापान। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो भारत जो है किस अपने पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है 4096 किलोमीटर की जो सीमा है वह भारत साझा करता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बारालाचा दर्रा किस राज्य में है? तो जो बारालाचा जो दर्रा है यह किस राज्य में है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है? तो उत्तर भारत के मैदानों में शीत ऋतु में जो वर्षा है वह किस कारण होता है? तो यह जो वर्षा होता है यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो लाल मिट्टी है इसका लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह जो है लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका लाल रंग होता है। और काली मिट्टी का जो काला रंग है वह टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो जो राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र है इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? तो यह कोलकाता के बैरकपुर में स्थित है, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में स्थित है। और जूट को हम लोग एक एग्जाम में हाल ही में पूछा गया है कि जूट को क्या कहते हैं? तो जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट निवास नहीं करती है? यानी कौन राज्य ऐसा है जहाँ पे शेड्यूल कास्ट जो है अनुसूचित जाति है वह निवास नहीं करती है? जिसका हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा जो नागालैंड राज्य है, यहाँ पे एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं 21 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा जो है भारत का जो राष्ट्रीय तिरंगा है इसे कब स्वीकार किया गया? तो इसे 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर की राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेगा, यह किस अनुच्छेद के तहत है? तो यह जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 65 के तहत। इसका हम एक ट्रिक यहाँ पे बता देते हैं आपको, आप लोग याद रखिएगा, जो हर कोई भी प्रश्न आए इससे रिलेटेड तो आप बना पाएँ। तो इसका हम ट्रिक यहाँ पे बता देते हैं। यह जो होता है
यहाँ पे उसरा नीका चूस, यह एक ट्रिक है। यह यहाँ पे अनुच्छेद यहाँ पे 63 से लेकर यहाँ पे 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 तक है। और यहाँ पे जो 63 में है यह उपराष्ट्रपति का पद के लिए वर्णित है। और यहाँ पे जो 64 है, 64 अनुच्छेद में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। और यहाँ पे 65 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पद खाली होने पर वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा। और अगला यहाँ पे जो है 66 है, इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का बात की कहा गया है। और यहाँ पे जो निर्वाचन और यहाँ पे जो निर्वाचन की जो इनकी निर्वाचक मंडल है इसके बारे में चर्चा किया गया है अनुच्छेद 66 में। और यहाँ पे जो इनके कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 67 में इसका वर्णन किया गया है। और इनका जो चुनाव है इसका जो चर्चा है वह 68 में किया गया है। और इनका जो शपथ है उपराष्ट्रपति का वह अनुच्छेद 69 में कहा गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है 23 नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इसका जो सबसे ऊंची चोटी है यह सैडल पीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सैडल पीक। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 24 नंबर की ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह किस हिमानी से निकलती है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह जो है चेमा युगलुग यह जो हिमानी है इससे निकलती है, इसको याद रखिएगा। और राकसताल झील से यहाँ पे जो है सतलज नदी निकलती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे जो सानो खबाब जो हिमनद है यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि सबसे लंबा अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? यानी वह कौन सी केंद्रीय मंत्री थी उन्होंने जो एक ही विभाग का जो है कार्यभार अधिकतम अवधि तक संभाला था? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जो है राजकुमारी अमृता कौर है। इन्होंने जो है सबसे लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री में एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली महिला या मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 26 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा यहाँ पे 30 वर्ष रखा गया है। वहीं अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल की हम बात करें तो इनका जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह 35 वर्ष रखा गया है। वहीं जो विधानसभा और लोकसभा में जो निर्वाचित होने वाले जो उम्मीदवार हैं उनके लिए सदस्य बनने के लिए जो यहाँ पे न्यूनतम वर्ष रखा है वो 25 वर्ष है। वहीं यहाँ पे जो स्थानीय निकाय में जो चुनाव होता है उसमें इनका 21 वर्ष रखा गया है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत मतदान करने की जो उम्र सीमा है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो यह जो है 61वां संविधान संशोधन है, इसके तहत ही 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न दिया गया है कि संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? जो संसदात्मक जो शासन प्रणाली है वह भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 29 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा है? तो जो भारतीय संविधान है उसके किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा की गई है? तो यह जो भाग है भाग 9 का जो क है इसमें सहकारी समितियों की चर्चा किया गया है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अभी वर्तमान समय में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वे कौन हैं, इसको कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। और इनका जो
प्रति वर्ष प्रति माह जो वेतन है वह कितना मिलता है, तो यह 2.5 लाख इनको प्रति वर्ष प्रति माह वेतन मिलता है, प्रति माह वेतन मिलता है। इसको याद रखिएगा। अगला 31 नंबर प्रश्न है, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? जो प्रथम योजना आयोग है उसके जो उपाध्यक्ष है वे कौन थे? तो प्रथम जो योजना आयोग था उसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे यह गुलजारी लाल नंदा थे, और इनके जो प्रथम योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर दिया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया यह 11 अक्टूबर 1959 को किया गया। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 अक्टूबर 1959 में किया गया। वहीं इससे जो है 2 दिन पहले यानी 9 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर में प्रथम यहाँ पे पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले पंचायती राज जो लागू हुआ था वह राजस्थान के नागौर से लागू किया गया था। उसके बाद दूसरे बार आंध्र प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 33 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका जो सदस्य बनने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है यह नीता अंबानी है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नीता अंबानी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न दिया गया है कि प्रथम प्रायोजिक सीरियल कौन है? जो प्रथम जो प्रायोजिक जो सीरियल है वह कौन है? इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, हम लोग जो सीरियल है वह प्रथम प्रायोजित सीरियल है। 35 नंबर प्रश्न है कि प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था? तो जो प्रथम फुटबॉल विश्व कप है उसको जीतने वाला जो पहला देश था वह उरुग्वे था। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, उरुग्वे ने सबसे पहले फुटबॉल विश्व कप जीता था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है कि सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? जो सेंट्रल एक्सटर्नल जो लेंजा डिपार्टमेंट है यह किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो यह जो संस्था है यह चीन देश की गुप्तचर संस्था है। और इजराइल की जो सबसे खतरनाक जो एजेंसी है गुप्तचर एजेंसी उसे मोसाद कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय जो चमड़ा अनुसंधान संस्थान है यह चेन्नई में स्थित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई में यह स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 38 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से किस लोक नृत्य का संबंध है? तो यह जो है पांडवानी नृत्य का संबंध है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पांडवानी नृत्य का जो संबंध है यह छत्तीसगढ़ राज्य से है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखेंगे 39 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो 39 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? तो किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? तो जो यह 5 खिलाड़ी किस खेल में होते हैं? तो यह जो है बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, वहीं फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, वहीं वाटर पोलो में यहाँ पे 9 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 9 खिलाड़ी होते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व युवा दिवस है वह 12 अगस्त को मनाया जाता है, वहीं राष्ट्रीय जो युवा दिवस है वह 12 जनवरी को मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न है एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एसेज ऑन गीता नामक जो पुस्तक है इसके जो लेखक है इनका नाम बताना है। तो इनके जो लेखक हैं अरविंद घोष के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, एसेज ऑन गीता। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 42 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं।
42 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कौन सा जो पुरस्कार है वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है यह 1965 से इसकी शुरुआत की गई थी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी जो शुरुआत है वह 1965 से इसकी शुरुआत किया गया था। और जो यहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो ग्रैमी पुरस्कार है यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक जो ध्यानचंद पुरस्कार है यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। यानी सर्वप्रथम जो है गहन पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग है यह किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो प्रयोग है ऑर्निज नेस के द्वारा किया गया था। ऑर्निज नेस के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। और इसको जो लागू किया गया यानी गहन पारिस्थितिकी का जो परिभाषा है यह एजी टॉन्सले के द्वारा दिया गया था। एजी टॉन्सले के द्वारा इसकी परिभाषा दिया गया, जबकि गहन जो पारिस्थितिकी शब्द है इसका जो प्रयोग है यह ऑर्निज नेस के द्वारा किया गया, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न है कि असत्य कथन का चयन करें। जो इसमें असत्य कथन है उसका चयन करें। तो पहला यहाँ पे दिया गया है हरिके वेटलैंड जो राष्ट्रीय उद्यान है यह पंजाब में है, तो ये जो है बिल्कुल ये सही है। और दूसरा है बनेर घाटा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कर्नाटक में है, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा है नवेगांव जो राष्ट्रीय उद्यान है यह महाराष्ट्र में, जो कि ये भी सही है। और चौथा जो है गुगामल, जो गुगामल राष्ट्रीय उद्यान है यह केरल में नहीं है बल्कि यह भी महाराष्ट्र में स्थित है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है। तो किस समिति का जो संबंध है बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो जो मल्होत्रा समिति है, मल्होत्रा समिति, इसका जो संबंध है बीमा क्षेत्र में सुधार से है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है कि प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया है। यानी प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित किया है। तो यह जो है गुरनार्ड मिडरल के द्वारा इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो HPCL है इसका जो मुख्यालय है यह कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 48 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है। तो कौन सी जो मुद्रा है वह सबसे ज़्यादा तरल मुद्रा है। तो इसका हो जाएगा जो M1 है यह सबसे ज़्यादा तरल मुद्रा है। अगला प्रश्न है 49 नंबर इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था। जो इंदिरा आवास योजना है इसका जो शुरुआत है वह कब किया गया था। तो इसका जो शुरुआत है यह 1985-86 में राजीव गांधी के शासनकाल में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 50 नंबर की ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। जो ज्योति फ्लक्स है इसका जो एसआई मात्रक है वह क्या है। तो ज्योति फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है यह जो है ल्यूमेन इसका मात्रक है। केल्विन जो है यह तापमान का मात्रक है। और जो मोल है यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। 51 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो कौन सा जो एक यंत्र है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यह जो है विद्युत सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। अगला यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न है कि श्यानता का गुण निम्न में से किसमें पाया जाता है। जो श्यानता का जो गुण है वह किसमें पाया जाता है। तो जो श्यानता का जो गुण है यह जो है गैस और द्रव में पाया जाता है, ठोस में यह नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जो 53 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि गामा किरणों की खोज किसने किया था। जो गामा किरण है इसकी जो खोज है यह किसके द्वारा किया गया था। तो यह पॉल बिलॉड के द्वारा किया गया था। जबकि यहाँ पे रोंटगेन के द्वारा एक्सरे की खोज किया गया था, एक्सरे की खोज। और यहाँ पे जो रीटर है, रीटर के द्वारा यहाँ पे बताइएगा आप लोग कि रीटर ने किसकी खोज की थी। आप लोग बताइएगा कि रीटर ने किसकी खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे।
तो 54 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो किस में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि चाल और तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है। तो जो चंद्रमा से परावर्तित होकर प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वह औसतन यहाँ पे 1.28 सेकेंड का समय लगता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। 56 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है। तो प्राथमिक रंगों में हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो लाल, नीला और हरा है यह प्राथमिक रंग है, जबकि जो पीला रंग है यह द्वितीयक रंग का उदाहरण है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। तो जो विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव है इसकी जो खोज है यह किसके द्वारा किया गया था। तो विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव है इसका जो खोज है यहाँ पे ओस्टेड के द्वारा किया गया था। ओस्टेड के द्वारा इसकी खोज किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। 58 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस समस्थानी का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। यानी किस समस्थानी का जो प्रयोग है रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो सोडियम 24 है इसका जो उपयोग है रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। वहीं हम लोग अगर कोबाल्ट 60 का बात करें तो यह कैंसर का पता लगाने के लिए किया जाता है। वहीं हम लोग आयोडीन 131 का बात करें तो यह जो है थायराइड ग्रंथि का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और यहाँ पे जो लोहा 59 है इसका जो प्रयोग है यह एनीमिया रोग को पता लगाने में किया जाता है। आगे यहाँ पे है 59 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है। तो जो यहाँ पे आवर्त सारणी है इसमें जो ऊपर से वर्ग में ये जो वर्ग है इसमें ऊपर से नीचे आने पर क्या क्या बढ़ता है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम बात करें तो इसमें जो है परमाणु का जो आकार है यहाँ पे बढ़ता जाता है, और जो इसमें है आने पर जो आयनन ऊर्जा का जो मान है वह भी बढ़ता जाता है, और विद्युत ऋणात्मकता का भी यह मान यहाँ पे बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी परमाणु का आकार भी बढ़ेगा, आयनन ऊर्जा भी बढ़ेगा और विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ेगा। इस प्रकार इसका हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 60 नंबर प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का जो पीएच मान है वह 7.4 होता है। इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इनमें क्या मिलाया जाता है। तो जो प्राकृतिक रबर है उसको कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे जो है क्या मिलाते हैं। तो प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए हम लोग कार्बन मिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा कहा जाता है। तो जो नीला थोथा कहा जाता है वह कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O को कहा जाता है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं हम लोग अगर ZnSO4 7H2O की बात करें तो इसे हम लोग श्वेत थोथा कहा जाता है इस प्रकार। और यहाँ पे जो फेरस सल्फेट है यानी FeSO4 7H2O है इसे हरा कशिश कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न है आनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया। तो जो आनुवांशिकता जो शब्द है यह किसके द्वारा दिया गया। तो जो आनुवांशिकता जो शब्द है यह विलियम वाटसन के द्वारा दिया गया। इसको हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं पे अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया गया कि आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है। तो जो आलू है वह किस प्रकार के तने का उदाहरण है। तो जो आलू है यह कंद यानी इसे हम लोग इंग्लिश में ट्यूबर कहते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में ट्यूबर कहते हैं, इसका उदाहरण है। वहीं पे जो प्रकंद है इसमें हल्दी जो है प्रकंद का उदाहरण है। और यहाँ पे जो धन कंद है इसका जो उदाहरण है धन कंद यानी बल्बिस का जो उदाहरण है यहाँ पे जो हो जाएगा ये प्याज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो सलकंद है सलकंद का जो उदाहरण है यह सलजम है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन से उत्तक
के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है। यानी कौन सा ऊतक है जिसके कारण पौधों में लचीलापन का गुण पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा जो स्थूल कोण ऊतक है, इसके द्वारा ही पौधों में लचीलापन का गुण पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 66 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि केंचुआ, जोंक और नेरिस किस संघ में पाया जाता है? तो जो केंचुआ, जोंक और नेरिस है यह एनिलिडा संघ का जंतु है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो संघ है वह ऑर्थोपोरा संघ है। सबसे बड़ा जो संघ है वह ऑर्थोपोरा संघ है, इसको भी याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? यानी किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो यह हो जाएगा यहाँ पे ओ निगेटिव को हम लोग सर्वदाता कहते हैं, और यहाँ पे ए बी पॉजिटिव तो हम लोग ए बी पॉजिटिव को हम लोग यहाँ पे सर्वग्राही कहते हैं। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे 68 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। 68 नंबर प्रश्न है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है? जो वृक्क है या किडनी है, इसकी जो कार्यात्मक इकाई है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग यहाँ पे नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। वहीं हम लोग यहाँ पे तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है वह न्यूरॉन होती है। यहाँ पे अगला प्रश्न है 69 नंबर की विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका हम लोग ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। जो यहाँ पे विटामिन B6 है, इसका जो रासायनिक नाम है इसका बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो इसका रासायनिक नाम है यहाँ पे, इसका जो रासायनिक नाम है वह पायरिडॉक्सिन है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पायरिडॉक्सिन। और बायोटीन जो है यह B7 का नाम है। बायोटीन जो है यह विटामिन B7 का नाम है। वहीं साइनोकोबालामिन की बात करें तो यह B12 का रासायनिक नाम है। और यहीं फॉलिक एसिड जो है यह ध्यान पे नहीं है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि फॉलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है। आगे यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, टाइफाइड बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो टाइफाइड बीमारी है यह किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह जो है जो आंत है, आंत को यह प्रभावित करता है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे 71 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर है कि रियाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? तो जो रियाना बरनावी है वह स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी? तो यह जो है रियाना बरनावी जो है यह सऊदी अरब की पहली महिला होंगी जो अंतरिक्ष में जाएंगी। अगला यहाँ पे प्रश्न है 72 नंबर की, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथेनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है? तो जो केंद्रीय मंत्री हैं यानी जो थी नेशनल जो है राजमार्ग मंत्री हैं, इनके द्वारा जो नितिन गडकरी हैं इनके द्वारा जो है मेथेनॉल से चलने वाली जो बस हैं उनका जो अनावरण है वह पहली बार कहाँ किया गया है? तो इनका जो अनावरण है यह जो है बेंगलुरु में किया गया। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे 73 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। दिया गया कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ ज़मीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? यानी किस योजना के तहत? तो यह जो योजना है यह अमृत धरोहर योजना के तहत जो गैर उपजाऊ या दलदली जो भूमि है उसको उपजाऊ भूमि बनाने पर जोर दिया जाएगा अमृत धरोहर योजना के तहत, इसको याद रखिएगा। आगे यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के अनावरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो जो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो भारत में वन और वृक्षों के जो अनावरण है उसमें कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में पाया गया है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया गया। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, इसको याद रखिएगा। आगे यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? यानी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है और 2022 में जो दिया गया है वह शिवशंकरी एक लेखिका है, वह सूर्यवंशम कृति के लिए उन्हें 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। वे किस भाषा की लेखिका है इसके बारे में बताना है। तो वे जो हैं तमिल भाषा की लेखिका है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए तमिल भाषा की लेखिका है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे मैथ का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। मैथ का प्रश्न हम लोग यहाँ पे
देख लेते हैं, या इसको हम सेपरेट वीडियो में इसको हम कवर करेंगे मैथ और रीजनिंग को। और आगे हम बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे देख लेते हैं हिंदी और इंग्लिश को हम लोग देख लेते हैं। आज हिंदी और इंग्लिश को हम लोग देख लेते हैं। तो मैथ और रीजनिंग को हम अगले दूसरे वीडियो में हम कवर करके आप लोगों को दे देंगे। तो यहाँ पे हम हिंदी को देख लेते हैं, हिंदी को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो हिंदी यहाँ पे दिया गया है 90 नंबर में हिंदी दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। कौन जो है रात्रि का जो है पर्यायवाची नहीं है। तो जो रात्रि है इसका जो पर्यायवाची नहीं है, तो इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे। तो जो रात्रि है इसका जो पर्यायवाची नहीं है, तो हम पहले देख लेते हैं। जो रात्रि है इसका जो पर्यायवाची यहाँ पे है रजनी होगा, विभावरी होगा। आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आगे ऑप्शन ऊपर दिया गया है, आगे यहाँ पे दिया गया है समीर और यहाँ पे निशी। तो निशी इसका जो है रात्रि का पर्यायवाची है, जबकि समीर जो है यह समुद्र का जो है, समीर जो है यह समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला यहाँ पे 91 नंबर प्रश्न दिया गया है कि अन्वेंशन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। तो जो अन्वेंशन है इसका जो संधि विच्छेद है अनुजोड़ एसन है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी अनुजोड़ एसन। इसको देख लीजिएगा। अगला यहाँ पे 92 नंबर प्रश्न है कि कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो कौन सा जो समास है वह बहुब्रीहि की समास के अंतर्गत आता है। तो इसका हो जाएगा बीना पानी, बीना को धारण करने वाली अर्थात सरस्वती। इसका हो जाएगा बीना पानी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे है 93 नंबर प्रश्न है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिश्राप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। ये बुढ़ापा जो है किस प्रकार की संज्ञा है। तो जो बुढ़ापा है यह जो है भाववाचक संज्ञा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। अगला यहाँ पे 94 नंबर प्रश्न है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो जो सावधानी है इसमें जो प्रत्यय जो होता है वह अंतिम में लगता है और जो उपसर्ग होता है वह पहले लगता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो प्रत्यय है सावधानी, तो नी मतलब लास्ट में ई, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे इंग्लिश का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 95 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है कि ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए दिया गया है कि द पर्सन ड्राइविंग द कार डैश कंट्रोल ओवर द व्हील एंड नॉक्ड हर डाउन। तो इस प्रकार इसका हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा जो लॉस्ट, इसका हो जाएगा लॉस्ट। आगे इसको देख लीजिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 96 नंबर की सिनोनिम्स जो है यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है इसका सिनोनिम्स बताना है, यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। तो मेक श्योर डैट यू ऑलवेज चैलेंज योर सेल्फ। तो चैलेंज का इसमें पर्यायवाची बताना है। तो जो चैलेंज है इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा यह क्वेश्चन हो जाएगा, यानी क्वेश्चन। अगला यहाँ पे देखते हैं 97 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, यानी विपरीत प्रश्न को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है उसका चुनना है। द आर्म्स एंड लेग्स ले इन ए केयरलेस वे, यानी सावधानी असावधानी पूर्वक। तो इसका जो अपोजिट होगा वह सावधानी पूर्वक होगा। तो इसका हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा जो विजिलेंट है, यह इसका हो जाएगा विपरीत, यानी सावधानी पूर्वक। अगला यहाँ पे 98 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 98 नंबर दिया गया कि चूज द वर्ड डैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का यह प्रश्न है। और यहाँ पे दिया गया है द यंग ऑफ ए फ्रॉग, जो यहाँ पे मेढक का जो युवा अवस्था है उसे क्या कहते हैं। तो मेढक के जो युवा अवस्था है उसे क्या कहते हैं, इसका मतलब हुआ। तो इसका हो जाएगा टेडपॉल इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे 99 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जो कि एक इडियम एंड फ्रेजेज है, ए ब्लाइंड स्पॉट। इसका जो हम देखते हैं ए ब्लाइंड स्पॉट, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन डैट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली। इसका हो जाएगा ए ब्लाइंड स्पॉट का यहाँ पे इडियम एंड फ्रेजेज। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 100 नंबर प्रश्न है। 100 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। तो सबसे छोटा जो पुष्प है वह कौन सा है, तो ये इसका हो जाएगा बुल्फिया। और सबसे बड़ा जो है रेफ्लेसिया पुष्प है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 100 प्रश्न देखा। और यहाँ पे जो मैथ और रीजनिंग का जो प्रश्न बचा है उसे हम लोग एक वीडियो में सेट 1 और सेट 2 दोनों का हम कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए